नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत बड़ी खबर से। सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है भारत चीन सीमा पर तनाव के मुद्दे पर, लेकिन इस बैठक में आरजेडी को नहीं बुलाया गया। आरजेडी को निमंत्रण नहीं मिलने पर अब सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि सर्वदलीय बैठक में आरजेडी को निमंत्रण नहीं मिला। मैं रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से जानना चाहता हूं कि गलवान वैली पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का मापदंड क्या है। मेरा मतलब पार्टियों को बुलाने या नहीं बुलाने का आधार क्या है, क्योंकि हमारी पार्टी आरजेडी को कोई संदेश नहीं मिला है। सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है, इसमें सबसे पहले जो है हमारे लोगों ने ऑल पार्टी मीट को लेकर के जो है वो बुलाने की मांग की थी और लगातार हम लोगों को इंतज़ार था कि इसकी सूचना जो है हम लोगों को अधिकारी रूप से जो है हम लोगों को मिलेगी। अब क्या कारण है, किस वजह से जो है राष्ट्रीय जनता दल को इस पार्टी ऑल पार्टी मीट में नहीं बुलाया गया, हम लोग चाहेंगे कि इसकी स्पष्टीकरण दें कि आखिर किन वजहों से जो है राष्ट्रीय जनता दल को नहीं बुलाया गया है। वहीं चीन को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक में आरजेडी को नहीं बुलाने पर मनोज झा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 5 या 5 से ज्यादा सांसदों वाले दल को मीटिंग में बुलाया गया है, लेकिन आरजेडी के 5 सांसद होते हुए भी नहीं बुलाया गया है। इसे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने कहा कि देखिए एकजुट होने की जरूरत है, एक सामूहिक बैठक बुलाई है सर्वदलीय, लेकिन आपने, मुझको लगता है कि शायद इतनी समझ भी नहीं है कि डेटा चेक कर लें या मार्च का डेटा लेकर के अभी बैठक बुला रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि कौन से लोग सरकार चला रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में आरजेडी के नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है और कहा कि इस बैठक में आरजेडी को बुलाया जाना चाहिए था। देखिए, कांग्रेस का तो पहले से डिमांड रहा है और राहुल जी ने मतलब 10 दिन पहले ये पूछा था कि प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को ये बताना चाहिए कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है। जमीन तो नहीं हम लोगों का कब्जा कर लिया चाइना ने, उस समय का डिमांड था। तो देरी से उठाया गया सही कदम है। हम तो अभी यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है और आरजेडी और दूसरी पार्टियों को भी बुलाना चाहिए था। इसमें कोई ये नहीं है, देश के सवाल पर सभी पार्टियां एक साथ हैं और इसमें कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होना था भारत सरकार का या प्राइम मिनिस्टर का। सभी को बुलाना चाहिए था, सबकी राय जाननी चाहिए थी। बिहार रेजिमेंट का भी इसमें लॉस हुआ है। बिहार रेजिमेंट बिल्कुल, सबसे ज्यादा बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक दल जो है विधानसभा में, आरजेडी उसको नहीं बुलाया गया है, तो आरजेडी सवाल खड़ा करे बिहार से। सबसे ज्यादा तो बिहार रेजिमेंट के ही लोग और बिहार से लोग मरे हैं, तो और बिहार की बड़ी पार्टी है, उसको जरूर बुलाना चाहिए था। लेकिन सियासत से इतर खबर को समझिए। दरअसल वजह क्या है आरजेडी को नहीं बुलाए जाने के पीछे। दरअसल लोकसभा में आरजेडी का कोई सांसद नहीं है। राज्यसभा में आरजेडी के लिए 5 सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा के रिकॉर्ड में अभी भी आरजेडी के 3 सांसद हैं। 2 सांसद अमरिंदर धारी और प्रेमचंद गुप्ता ने शपथ नहीं ली है और संसद में पार्टी का दर्जा के लिए 5 से ज्यादा सांसद होने चाहिए। और अब आपको यह भी बता देते हैं कि सर्वदलीय बैठक में किन्हें बुलाया गया है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को बुलाया गया है। लोकसभा में कम से कम 5 सदस्य वाले सदस्यों को बुलावा, लोकसभा में 5 से कम सदस्य वाली पार्टियों को बुलावा नहीं भेजा गया है। छोटे दलों में उन्हें बुलावा है जिनका एक सदस्य कैबिनेट मंत्री है। उत्तर पूर्व राज्य के बड़े राजनीतिक दल को बुलावा भेजा गया है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। अमित, तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्या तेजस्वी यादव को ये तकनीकी कारण पता नहीं है? क्या ये वजह उन्हें पता नहीं है कि भले ही वो अपनी गिनती करे 5 सांसद, लेकिन अभी शपथ नहीं ली है 2 सांसदों ने, इसलिए रिकॉर्ड में 3 है। तो फिर सियासत क्यों? अमित, आप तक आवाज आ रही है? जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, जो जिस बारे में बिल्कुल आ रही है सुमित जी। क्या सुमित आवाज मिल रही है मेरी आपकी? जी सुमित, हम ये कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जो क्राइटेरिया बताई जा रही है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, दरअसल ये जानबूझकर इस तरह का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है ताकि आरजेडी को इससे दूर रखा जाए।
उनसे सवाल ये भी किया जा रहा है तेजस्वी यादव से कि क्या आप राजनीति कर रहे हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये राजनीति नहीं है बल्कि देश हित की बात कर रहे हैं। अगर देश के एक अहम पार्टी है, हम बिहार में एक अहम स्थान रखते हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, तो हम भी चाहते हैं कि देश के आज जिस तरीके से एक बड़ी समस्या देश के सामने आई है उसमें उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन एक क्राइटेरिया फिक्स करके आरजेडी को दूर किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है सुमित कि क्या ये राजनीति तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी इसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से जो सूत्रों के हवाले से बीजेपी से छन के आ रही है कि जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया वो फुलफिल नहीं कर पा रही आरजेडी, इसलिए उनको दूर किया गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसको लेकर सियासत तेज हो गई है और तेजस्वी यादव इस मुद्दे को इसलिए भुनाना चाहते हैं क्योंकि चुनावी साल है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी जो बिहार में सबसे बड़े संख्या वाली पार्टी है उसको बीजेपी की सरकार यानी कि एनडीए में जो सरकार है वो उसको दूर करना चाहती है, इस बड़े मुद्दे से दूर करना चाहती है। तो जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और इसको एक बड़ी सियासत के तौर पर देखा जा सकता है। नहीं, लेकिन अमित, क्राइटेरिया फिक्स अभी थोड़ी किया गया है, क्राइटेरिया तो है, निर्धारित है। खुद मनोज झा अपने बयान में भी कहते हैं कि 5 सांसद हमारे हैं, लेकिन शायद वो मनोज झा ये नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 आपके रिकॉर्ड में है, राज्यसभा के रिकॉर्ड में नहीं है, अभी 3 ही है, दोनों ने शपथ नहीं ली है। तो क्या ये जानबूझकर आप जान रहे हैं सब कुछ सारी बातें और फिर भी आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आपको सियासत का मौका मिल गया, आप बताना चाह रहे हैं कि साहब देखिए हमें दरकिनार किया जा रहा है इस इतने बड़े मुद्दे पर, और जब देश हित का मुद्दा है तो ये सवाल इतना बड़ा तो नहीं है। जाहिर है आप सुमित सही बता रहे हैं कि क्योंकि आप समझिए चुनावी साल है, बिहार में चुनाव है, तेजस्वी यादव को लगता है कि कोई भी मुद्दा होना चाहिए जो जनता के बीच में उसको भुनाया जा सके। सवाल ये भी है कि अगर ये देश हित की बात है, अगर आपको देश के प्रति चिंता भी है, लेकिन जो क्राइटेरिया पहले से फिक्स है तो आप इसको जानबूझकर तूल क्यों दे रहे हैं? जब ये सांसद वहां जो बैठे हैं आपके पार्टी के सांसद हैं, मनोज झा भी समझ रहे हैं, तमाम जो सांसद हैं, आप तेजस्वी यादव आप नेता। चलिए अमित रोकेंगे आपको। और तेजस्वी यादव एक और मुद्दे की तलाश में निकल गए हैं, सड़कों पर हैं तेजस्वी यादव। आज जल जमाव की स्थिति बनी हुई है पटना में, सीएम नीतीश कुमार भी इससे पहले निकले थे, अब तेजस्वी यादव भी निकले हैं। पहले कंकरबाग हम गए थे जी, बिल्कुल, उसके बाद जो भयावह स्थिति आई थी तो इस पे हमको तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को तो प्री मानसून ये सारी चीज़ों को सुधार लेना चाहिए था। अगर सरकार काम की होती तो ये स्थिति नहीं आई होती। कहीं मतलब कि ये तो वीआईपी इलाका है, बगल में सीएम हाउस है, अभी तो पूरा पट्टा में अभी नीतीश कुमार निकले हैं और ढोल पिटाने के डर से वो निकले हैं, औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। अब निकल के क्या फायदा? प्री मानसून निकलते, व्यवस्था देखते, जब पता है आपको जल जमाव आने वाला है तो उसकी व्यवस्था करवाते। अब फिर पानी लग गया तो निकल के क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। हमारे साथ तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव सड़क पर उतर चुके हैं, लगातार जल जमाव वाले इलाके में घूम रहे हैं, साथ ही सरकार के जो किए काम हैं उसको भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकार पूरी तरह से फेल है और किस तरह से सरकार ने पिछले साल से सबक नहीं लिया और इस साल फिर पट्टावासी पानी में डूबने को मजबूर हैं। कैमसन आशीष के साथ विजय पांडे, न्यूज 18 पटना। चुनावी साल है तो जाहिर है नेता अब हर समस्या, हर मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने को आतुर हैं, लेकिन याद कीजिए पिछले साल इससे ज्यादा जल जमाव और पटना डूब गया था, नाव चलने लगी थी पटना में। उस वक्त तेजस्वी यादव क्या सड़कों पर निकले थे? नहीं। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी का जन्मदिन है, इस मौके पर दिल्ली में युवा कांग्रेस ने करीब 200 मजदूरों को बस से सीतामढ़ी भेजा। इसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रचना झा ने। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस के अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। उनकी कोशिश है कि कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद की जाए। हम यूथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं और यूथ कांग्रेस अपनी तरफ से अलग अलग कोशिशें कर रही है। उसी कोशिश में एक ये बानगी भी देखने को मिल रही है
ये बस जिसमें आप यात्रियों को देख रहे हैं, प्रवासी मजदूरों को देख रहे हैं, ये बस अभी कुछ देर में दिल्ली से सीतामढ़ी बिहार के लिए रवाना होगी। यहाँ इसमें जो जितने भी यात्री हैं वो बिहार के हैं और खासकर सीतामढ़ी के हैं। इसी तरह की कई और बसें अलग अलग जगहों से भेजी जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जो मजदूर हैं, जो लोग हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं, जिनके पास अब ना तो रोजगार है और ना ही परिवार को चलाने के लिए पैसे बचे हैं उनके पास, तो उनकी एक कोशिश ये है कि वो घर वापस जा सके और इस कोशिश में यूथ कांग्रेस उनका साथ दे रही है। बात करने की भी कोशिश करेंगे, समझेंगे। ये बताइए कहाँ से हैं आप? हम लोग तो रीगा पंचोर जा रहे हैं, सीतामढ़ी जिला। रीगा पैखंड है ना। तो ये सरकार की तरफ से ट्रेनें तो चल रही है, तो क्या उसमें रिजर्वेशन नहीं मिल पा? टिकट मिल ही नहीं रहा है सरकार की तरफ से। 2-2 3-3 दिन आपस आ रहा है, उसमें टिकट ही नहीं मिल रहा है। कह रहा फुल है, 15 जुलाई तक ले तो 15 तक ले तो सब फुल है। बैठ के क्या करेगा यहाँ पर? खाने पीने के लिए है ही नहीं काम है, सारा बंद हो गया काम। इनकी मदद यूथ कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। आप देख रहे हैं कि जो बसें हैं उसमें खाने का सामान भी उनको दिया जा रहा है, क्योंकि दूरी जो है वो काफी लंबी है। दिल्ली से सीतामढ़ी लंबी दूरी है और ऐसे में उनकी पूरी व्यवस्था हो सके, ये कोशिश यूथ कांग्रेस की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। खबर बांका से, जहां अवैध बालू की डंपिंग करने को लेकर हुई झड़प में बमबाजी और गोलीबारी हुई, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। दरअसल नवटोलिया में चांदा नदी से बालू के अवैध खनन के बाद बालू डंपिंग को लेकर हुई झड़प में पहले रोड़ेबाजी और ताबड़तोड़ बमबाजी और गोलीबारी हुई। बमबाजी की घटना में अभी तक एक पक्ष के 4 लोगों के जख्मी होने की पुष्टि हुई है, वहीं दूसरे पक्ष से भी कुछ लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर है, जो अभी फरार हैं। घटना के बाद कई थाने की पुलिस के साथ ही बांका एसडीपीओ और एसडीएम भी मौके पर पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। बता दें कि 3 सप्ताह पहले भी बालू के अवैध खनन और नदी से गाड़ी पार करने पर पैसे की वसूली को लेकर नवटोलिया और मजलेशपुर के बीच हिंसक झड़प में बमबाजी हुई थी, जिसमें करीब 8 लोग जख्मी हुए थे। जमा करके और डंपिंग करके फिर उठाता है रात में। बहुत दिन से ये लोग कर रहा है, कम से कम 100 पीस से ऊपर ही चला होगा, नीचे नहीं चला। गोली तो गिनती तो नहीं किया सर, लेकिन हाँ 10-20 पीस चला है। कई आदमी को लगा है बम गोली? अभी तो किसी का पता नहीं, एक आदमी को जानते हैं, 2-3 आदमी को जानते हैं, थोड़ा लगा है। दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर के बात आगे बढ़ गई है और पिछले महीने भी हुआ था, हम लोगों ने कार्रवाई की थी, FIR वगैरह भी हुआ था, फिर इन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया। अब हम लोग आए हैं उसी की जांच पड़ताल के लिए, एसडीपीओ साहब भी हैं। आगे बढ़ते हैं। भोजपुर के जगदीशपुर में शहीद चंदन कुमार की पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सूबे के कृषि मंत्री प्रेम कुमार और भोजपुर के प्रभारी मंत्री विनोद सिंह भी मौजूद रहे। शहीद के भाई ने दोनों मंत्रियों को एक मांग सौंपा और गांव जाने वाली सड़क का नाम शहीद चंदन के नाम पर रखने की मांग की। शहीद चंदन को श्रद्धांजलि दे दी गई है। इस वक्त कृषि मंत्री प्रेम कुमार के साथ साथ प्रभारी मंत्री विनोद सिंह पहुंचे हैं। शहीद के जो भाई हैं देख सकते हैं इस वक्त, और साथ ही जो स्थानीय विधायक उन्होंने मंत्री जी को मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र क्या है हम बात करेंगे। जो शहीद चंदन के भाई यहाँ पर हैं, खुद वो फौज में है, यानी 4 भाई में 3 भाई जो है अभी बचे हैं और सभी यहाँ मांग पत्र लेकर सौंपे हैं। हम बात करते हैं, आरजेडी विधायक यहाँ मौजूद हैं। हाईवे से उतरते ही जो हमारी एक सड़क निकल रही है, उस पे शहीद स्मारक वहाँ पे दीवार बनना चाहिए और उस सड़क का नाम इनके नाम से जोड़ना चाहिए। हमारे जवानों का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री का जो पहल जा करके है और हमारे सेना के जवानों ने कुछ कायराना हमला के खिलाफ और चीन को भी मार गिराने का काम किया है जाकर जी। और आगे मतलब जो मांग पत्र आए हैं तो निश्चित तौर पर सरकार इन मांगों पर मतलब हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो मांग पत्र दिया गया है उस पर सहानुभूति पूर्वक और जम के विचार करते हुए
उस मांग पर हम लोग खड़े उतरेंगे, ये विश्वास हम। बिल्कुल। तो आपने देखा कि शहीद चंदन के भाई थे जिन्होंने मांग पत्र सौंपा है शहीद स्मारक बनवाने का। साथ ही जो सड़क है, खासकर जो NS से गांव को जोड़ने वाली सड़क है, उस सड़क का नामकरण शहीद चंदन के नाम से किया जाए। फिलहाल मांग पत्र लेकर जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री और विनोद सिंह, उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार शहीदों के सम्मान में हर काम करती आ रही है, चाहे वो अनुग्रह राशि की बात हो या फिर अन्य काम। तो जो मांग पत्र लिया गया है, आश्वासन जरूर मिला है कि ग्रामीणों के लिए जिस तरह से और देशवासियों के लिए फक्र का दिन है, एक तरह से गम का भी दिन है, तो ऐसे में मंत्री जरूर सौगात देंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, जगदीशपुर, आरा। उधर वैशाली के जंदाहा में शहीद जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचते ही गांव में माहौल गमगीन हो गया। इस दौरान शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। मौके का जायजा लिया संवाददाता राजीव मोहन। शहीद जय किशोर सिंह का शव उनके पैतृक गांव चकफते में पहुंच गया है। आप तस्वीरों के जरिए हम दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से गांव का पूरा इलाका गमगीन हो गया है और इसमें पूरा काफिला आप देख सकते हैं कि मिलिट्री के जवान भी आए हैं और हजारों ग्रामीणों की यहाँ पर तादाद है और बड़ी संख्या में लोग उसे श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। इस तरह से शहीद जय किशोर सिंह के शव पहुंचने के बाद पूरा इलाका गम में डूब गया है और जय किशोर सिंह अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये पूरा माहौल जो है गमगीन है और उनका शव पहुंचा है, उसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, चकफता गांव, जंदाहा, वैशाली। गलवान घाटी में चीन के काराना हमले के बाद जहां पूरा देश गुस्से में हो, वहीं सिवान के छोटे छोटे मासूम बच्चे भी चीन के विरोध में उतर आए हैं। ये मासूम बच्चे अपने 20 जवानों के शहीद होने पर काफी दुखी हैं और चीन के खिलाफ आक्रोशित हैं। ये मासूम बच्चे जवानों के तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी उन्होंने और हमारे वीर शहीद अमर रहे के नारे लगाए। तो वही चीन के खिलाफ नारेबाजी कर चीन निर्मित सामान के बहिष्कार करने की शपथ ली। हम सभी छोटे छोटे बच्चे गलवा घाटी में शहीद हुए जवानों को नमन करते हैं। अब से हम सभी देशवासी चाइना तथा उसके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करते हैं। कोरोना बंदी के बाद अनलॉक 1 के बावजूद अब तक रेल सेवा सुचारू ढंग से चालू नहीं हो पाई है, जिससे रेलवे से जुड़े वेंडरों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। कटिहार रेलवे जंक्शन परिसर में मौजूद वेंडरों से बात की हमारे संवाददाता सुब्रत ने। के बाद लॉकडाउन पहले, उसके बाद अनलॉक होने के बाद कई रोजगार प्रभावित हुए हैं। इसमें वैसे लोग हैं जो रेलवे में वेंडरिंग का काम करके अपने जीविका उपार्जन करते हैं, लेकिन उन लोग भी अब ट्रेन अब तक चालू नहीं होने से बड़ा संकट में है। आइए उन लोग से बात करते हैं क्या संकट है और किस तरह से इसका निदान चाहते हैं। क्या काम करते हैं? हम सर फुटपाथ पर छोटे मोटे दुकानदारी करते हैं सर, पूरी सब्जी बेचते हैं और इसी से हमारा जीविका चलता है सर। इसमें 2-4 बच्चे भी हैं। तो अब ट्रेन तो बंद हो गया, अब कैसे चल रहा? ट्रेन तो नहीं शुरू हुआ अभी तो सर भुखमरी के कागार पर है। वो समाचार में सुनने में आया था प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत ऋण के तौर पर 10-10 हज़ार रुपये की सहयोग राशि दी जाएगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि मैं बैंक में गया, बैंक वाले बोल रहे हैं कि अभी तक हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं मिली है। इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ और न ही विपक्ष के नाते उन पर कोई आरोप लगाना चाहता हूँ, मगर मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि वो इस देश के एक पिता के तौर पे भी मैं उनको देखता हूँ, और जहाँ उनके नागरिकों को जब ट्रेन में लॉकडाउन के बाद कंप्लीट रूप से स्ट्रीट वेंडरों का जो ट्रेन में सामान बेचते थे उसी से उसकी रोजगार चलती थी, चाहे स्कूल का एजुकेशन उनके बच्चों का या भोजन का व्यवस्था हो या घर का किराया देना हो। परेशान है, ये एक अलग त्रासदी है और अगर सरकार इस ओर जल्द ध्यान नहीं देता है तो बड़े स्तर पर वेंडरों की स्थिति और परेशानी बढ़ा सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। पटना में बुटीक चलाने वाली अनुभा सिंह ने कई बेरोजगार हो चुके कारीगरों को काम दिया है। लॉकडाउन में रोजगार गंवाने वाले कारीगरों को पहले तो अनुभा सिंह ने आर्थिक मदद पहुंचाई थी, लेकिन जब अनुभा को लगा कि आर्थिक मदद से काम नहीं चलने वाला तो उन्होंने रोजगार खो चुके कुशल कारीगरों को मास्क बनाने का काम दे दिया।
अब ये कारीगर डिजाइनर कपड़ों से मास्क बना रहे हैं और कम कीमत पर अनुभा सिंह लोगों के बीच इसे पहुंचा रही हैं। संवाददाता आनंद अमृतराज ने अनुभा सिंह की बुटीक का जायजा लिया। अमूमन हमने देखा है कि जब भी किसी बुटीक में जाएं तो आपको महिलाओं से जुड़े कपड़े दिखने को मिलेंगे या फिर महिलाओं से जुड़े जो कपड़े हैं वो सिले जाते हैं। लेकिन हम पटना में कुछ ऐसे भी बुटीक का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक बुटीक में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे कपड़े की जगह आपको मास्क नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद कई सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, तो बिहार की एक महिला है, पटना की एक महिला है जिन्होंने तय किया कि न सिर्फ हम कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मास्क उपलब्ध कराएंगे, बल्कि जो लोग लॉकडाउन में जिनके पास कोई रोजगार नहीं था उनको रोजगार भी देंगे। और यही वजह है कि देखिए कपड़े जो इसके पहले महिलाओं के लिए सिले जाते थे वो कपड़े जस के तस पड़े हुए हैं, लेकिन मास्क की तैयारी बड़े पैमाने पे हो रही है और कारीगर मास्क बनाकर अपने बुटीक में इन्होंने रखा भी है। इस वक्त हमारे साथ वो महिला भी मौजूद हैं और हम आपको तस्वीर और भी दिखाते हैं। ऊपर लेवल पर जैसे कपड़ा पैक करके रख दिया गया हो और नीचे मास्क बड़ी संख्या में बनाकर रखा गया है। और ये क्यों जानते हैं जो इस बुटीक की मालकिन है। क्या नाम है आपका? अनुभा जी। अच्छा अनुभा जी, आपके बुटीक में ये मास्क वगैरह कैसे और कैसे विचार आया ऐसा? ये लॉकडाउन में सब लोग के पास पैसे की कमी थी, तो ये ध्यान आया कि चलो हम लोग मास्क बनाते हैं, इससे बहुत जितना सबका वो निकल जाए, इसमें सबका खर्च निकल जाए। तो हमने पहले सोचा कि ऐसे मदद करते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग कितने दिन मदद कर सकते थे, तो सब कम रेट पे 11 रुपये है मास्क। अच्छा, कि यानी कि लोगों को बचाव के लिए मास्क भी बनवा देंगे आपने और जो लोग को रोजगार? इसमें 30-40 लोग हैं। अच्छा, 30-40 लोगों को आपने रोजगार दिया? हाँ। तो ये मतलब कैसे विचार कैसे आया? ये कहीं ऐसी न्यूज़ में कहीं देखा था कि मास्क बना रहे हैं, तो उन्हीं से ऐसा लगा कि हम भी शुरू करते हैं, कपड़ा न बना के अभी मास्क बनाते हैं। गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि 2 लेयर होना चाहिए और 3 प्लेट्स होना चाहिए, वैसे ही है। और एक का दाम कितना पड़ रहा है? 11 रुपीज़। 11 रुपये। तो देखिए अनुभा सिंह जैसे महिलाओं की दरकार है समाज को अभी कि लॉकडाउन में लोगों को बचाव भी कराएं और साथ में जो लोग लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए थे उन्हें रोजगार भी मुहैया कराया जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पटना के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का अनाज शिक्षकों के लिए सिरदर्द बन गया है। स्कूलों में 3 महीने से पठन पाठन ठप है, तो मिड डे मील भी बंद है, लेकिन स्कूलों में रखे अनाज अब खराब होने लगे हैं। पटना के यारपुर स्कूल में दर्जनों बोरी चावल रखे रखे खराब हो रहे हैं, तो चूहे बोरी में सिंध लगा रहे हैं। यारपुर मध्य विद्यालय का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना महामारी की वजह से राज्य भर के शैक्षणिक संस्थान पिछले 3 माह से बंद हैं, जिसको लेकर देख सकते हैं कि मिड डे मील भी ठप है। इस वक्त हम राजकीय मध्य विद्यालय यारपुर में मौजूद हैं और आपको हम किचन की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां जो रखरखाव को लेकर भी चिंता सता रही। जो स्कूल के शिक्षक हैं या फिर HM हैं या फिर कुक हैं, सभी परेशान हैं, चूँकि यहाँ पर चावल का स्टॉक पिछले 3 माह से रखा हुआ है। लगातार रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं अधिकारियों के पास, लेकिन यहाँ से चावल का उठाव नहीं किया जा रहा है। नतीजा चावल देख सकते हैं कि धीरे धीरे अब डैमेज हो रहा है। चूहे जो हैं बोरे काटने लगे हैं। तो यहाँ पर हजारों रुपए के चावल यहाँ पर पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। तकरीबन 70 से 80 बोरे यहाँ पर चावल के दिख रहे हैं, जो देख रहे हैं कि धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। यानी इसके क्वालिटी पर भी जहाँ प्रभाव पड़ रहा है, वहीं बोरे को जो है चूहा डैमेज करने में लगा हुआ है। हम सीधे HM है यहाँ के, उनसे बात करते हैं कि मिड डे मील ठप है, चावल को लेकर कुछ बात हुई है यहाँ से? विभागीय आदेश आया था कि क्वारंटाइन सेंटर पर चावल को भेजा जाएगा, परंतु इस विद्यालय में ऐसा कोई उठाव की बात नहीं हुई। अतः चावल जो है 3 महीने से यहाँ पड़ा हुआ है और अब बरसात भी शुरू होने का है और चावल को तो खराब होने का खतरा बना ही हुआ है। दूसरी तरफ जो मिड डे मील की चिंता है वो शिक्षकों को सताने लगी है, क्योंकि चावल खराब हो रहा है। अधिकारियों को रिमाइंडर भी भेजा जा रहा है, बच्चों के खातों में तो पैसे भेजे जा रहे हैं, लेकिन जो फिलहाल स्टॉक माल है वो खराब होता रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। आगे बढ़ते हैं। जियो में निवेश को लेकर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने शेयर धारकों से रिलायंस को कर्ज मुक्त बनाने का वादा समय से पहले पूरा किया। उन्होंने कहा कि शेयर धारकों से रिलायंस को 21 मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त बनाने का वादा किया था, जो समय से पहले पूरा हो गया। आपको बता दें कि रिकॉर्ड समय महज 58 दिनों में रिलायंस में 1,68,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ और रिलायंस ने बेहद कम समय में विश्व स्तर पर बड़ा फंड जुटाने का रिकॉर्ड बनाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।